আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश में अशांत वातावरण बना हुआ है। सामान्य सनातनी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले किए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों का मुद्दा केंद्र की भाजपा सरकार के लिए संवेदनशील मामला बन चुका है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहले ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के इतिहास पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अंतरिम सरकार द्वारा धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास पर लिखे गए अध्ययन ने बांग्लादेश में भयानक राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है। इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताते हुए सरकारी अटॉर्नी जनरल की टिप्पणी ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग सचमुच अल्पसंख्यक विरोधी है। दिल्ली ने पहले ही स्पष्ट संदेश दिया है कि बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को इस स्थिति से किसी भी तरीके से निपटना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के प्रमुख जॉनी मोर ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जारी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का यह भी मानना है कि हाल के राजनीतिक परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और यातना को कहीं न कहीं इसके उपाय के लिए आवाज उठाना जरूरी हो गया है। जुलाई के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक आंदोलन और शेख हसीना विरोधी तख्तापलट भारत विरोध के एक तेज स्वर से संबंधित हो सकता है। परिवर्तन के तुरंत बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर के विरोध के आड़ में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्रचार किया गया है। कई जगहों पर हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया है। चिटागोंग में बुद्धिस्ट पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर नए अंतरिम सरकार का रवैया आश्चर्यजनक है। उनका व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि वह इस घृणा के मौन समर्थक भी बने हुए हैं। सीधे शब्दों में कहे तो बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न भारत के लिए प्राथमिकता बन चुकी है। एक तरफ जहां अंतरिम यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है, वहीं बांग्लादेश में हिंदू सनातन अल्पसंख्यकों के इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार की भूमिका को लेकर काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश में सनातन धर्म सहित अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की चल रही घटनाओं के कारण राज्य के प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी आईएलएस अस्पताल ने अंतिम निर्णय ले लिया है। अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा भी की। आईएलएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिकारियों ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य के लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ के यानी बांग्लादेश के किसी भी मरीज को सेवा नहीं दी जाएगी। बता दें कि सनातनी धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति बढ़ गई थी, जिसके चलते अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का स्तर बढ़ गया। इसी मामले के विरोध में विभिन्न भारतीय राज्यों के प्राइवेट अस्पताल अधिकारी बांग्लादेशी मरीजों को सेवाएं नहीं देने का फैसला कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते इतना निश्चित है कि आप लोगों का जो इमोशन, जो सोच, जो भावना लेके आए हैं, उसका मैं पूर्ण तरफ से इज्जत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और उसी भावना के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! तो इसी भावना के साथ न केवल मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप लोगों के 2-4 जो लीडरशिप टीम आई है उनकी भावनाओं के साथ खड़ा होके उसीलिए मैं नीचे आया हूं, आप लोगों को सांत्वना और आश्वासन देने के लिए कि जो आप समझते हैं उस देश के, उस प्रदेश के, बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं और उनको सर्व नहीं कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य और अन्य की मौजूदगी में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश भाजपा कार्यालय में राज्य में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति एवं भाजपा के सभ्य पद संग्रह सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य के लोग विपक्ष के दुष्प्रचार से प्रभावित हुए बिना स्वेच्छा से नागरिक पदों को स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नबेंदु भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज्य भाजपा की भर्ती प्रक्रिया अब 12 लाख लोगों को पार कर चुकी है। 3,07,677 लोगों की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों के जानकारी के अनुसार 2,31,571 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से नागरिकता दर्ज प्राप्त किया है। অনলাইনে আমরা সদস্য গ্রহণের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম তাতে আমাদের 3 লক্ষের মতো আছে, 3,07,667 জন অফলাইনে। যে সমস্ত জায়গায় আমরা এই অনলাইনে সদস্য গ্রহণ প্রক্রিয়া আমরা সম্পূর্ণ করতে পারিনি, সে সমস্ত ক্ষেত্রে অফলাইনে ফর্মের মাধ্যমে যারা সদস্য হচ্ছেন সেই সংখ্যা 2,31,571। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राज्य सरकार की प्रक्रिया देखने लायक है। पार्टी स्पोक्सपर्सन नबेंदु भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के स्कूली शिक्षा विभाग और जेल विभाग में भर्ती में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्रियों को धन्यवाद दिया है। বাস্তবায়ন নিয়োগ করা হচ্ছে, শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে, তারপরে স্পেশাল এডুকেটরও নিয়োগ করা হচ্ছে শিক্ষক ছাড়াও, আর কারা দপ্তরে নিয়োগ করা হচ্ছে। এগুলি সবগুলি আপনারা জানেন। তো আমরা পার্টির তরফ থেকে আমরা রাজ্য সরকারকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং তৎসঙ্গে মন্ত্रिसभाর সমস্ত সদস্যদের আমরা পার্টির তরফ থেকে नबेंदु भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी नौकरियों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा में नहीं ढकेला जा सकता। इसीलिए सरकार राज्य के लोगों और बेरोजगार युवाओं के हित के लिए लगातार काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स त्रिपुरा राज्य शाखा का 30वां वार्षिक राज्य सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ने IMA हाउस में सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को बताया कि 30 साल पहले 1995 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स त्रिपुरा राज्य शाखा का उद्घाटन केवल 12 पीडियाट्रिशियन के साथ किया गया था। राज्य के वर्तमान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास रॉय को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में इस राज्य शाखा से 80 पीडियाट्रिशियन जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने शिशु रोग विशेषज्ञों से राज्य और केंद्र की संयुक्त पहल से परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य आधारित स्कूल हेल्थ मिशन, मुख्यमंत्री स्वस्थ बचपन, स्वस्थ किशोरावस्था कार्यक्रम, RBSK आदि विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান অলরেডি এটা 7 বছর ধরে চলছে। একটু আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তা উনি বলেছেন এতে আমরা 0 থেকে 19 ইয়ার্স সেই বয়সটাকে আমরা মেপে নিয়েছি এবং এতে করে যেমন কৃমি সংক্রমণের যে সমস্যা সেখানে তাদের ডিওয়ার্মিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিটামিনের অভাব থাকলে ভিটামিন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে ডায়রিয়া, আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিডের যদি সমস্যা থাকে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই যে অভিযান 7 বছর।
देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.4% पर आ गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने देश की अर्थव्यवस्था की इस बिगड़ती तस्वीर को आंकड़ों के रूप में पेश किया है। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के तुरंत बाद देश की आर्थिक प्रगति को लेकर केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के दौरान देश की आर्थिक विकास दर गिरकर 5.4% पर आ गई है। यह दर पिछले 2 साल या 60 क्वार्टर में सबसे कम है। एक साल पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे क्वार्टर में देश की आर्थिक विकास दर 8.1% की थी। केंद्र सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने देश की अर्थव्यवस्था की इस खराब तस्वीर को उजागर कर दिया है। एनएसओ द्वारा यह जानकारी प्रकाशित होने के तुरंत बाद देश की आर्थिक प्रगति को लेकर केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठने खड़े हो गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार आर्थिक विकास दर या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर में मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फैक्ट्रीज में माल के उत्पादन और खनिजों के उत्पादन में गिरावट के कारण कमी आई है। दूसरी ओर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी सीजीए के अनुसार घाटा चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के 46.5% तक पहुंच गया है। जाहिर है कि देश की आर्थिक प्रगति को लेकर अर्थशास्त्रियों ने केंद्र सरकार के तमाम मांगों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां पैसों की कीमतों में गिरावट आई है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी में यह गिरावट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस खराब स्थिति पर देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणी की है। कांग्रेस ने कहा कि एनएसओ डेटा से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेयर लीडर्स की बयानबाजी से वास्तविकता बहुत अलग है। इस दिन एनएसओ ने कहा कि फैक्ट्रीज में माल और खनिज उत्पादों के उत्पादन में मंदी आई है। इसके साथ ही एक ओर सरकारी व्यय कम हुई है तो दूसरी ओर निजी उत्पादन व्यय भी कम हो चुकी है। नतीजतन यह हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे क्वार्टर में जीडीपी वृद्धि दर पहले क्वार्टर के 6.7% से घटकर 5.4% रह गई है। एनएसओ ने यह भी कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों का ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसकी गणना जीडीपी की वृद्धि के कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़कर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे क्वार्टर में गिरकर 2.2% हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की पहले क्वार्टर में इस क्षेत्र में जीवीए वृद्धि 7% और दूसरे क्वार्टर में 14.3% की थी। मिनरल प्रोडक्शन सेक्टर में जहां पिछले वर्ष की दूसरे क्वार्टर में जीवीए में 11.1% की वृद्धि हुई है, वही इस बार वित्तीय वर्ष के दूसरे क्वार्टर में यह पहले क्वार्टर के 7.2% से गिरकर 0.1% रह गया है। कंस्ट्रक्शन एरिया में जीवीए वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे क्वार्टर में घटकर 7.7% रह गया है, जो पिछले क्वार्टर में 10.5% की थी। सर्विस सेक्टर में यह दर क्रमशः 7.1% और 7.2% की है। अकेले कृषि सेक्टर में यह दर पहले क्वार्टर में 2% से बढ़कर दूसरे क्वार्टर में 3.5% हुआ है। विशेष रूप से एनएसओ ने सरकारी खर्च में कमी और निजी खपत में कमी को भी जीडीपी वृद्धि में मंदी के कारणों में से एक बताया है। अर्थशास्त्र के अनुसार सरकारी खर्च में कमी का मतलब है परियोजना लागत में कमी। नतीजतन गरीब लोगों के आय प्रभावित हुई है और उनकी क्रय शक्ति भी प्रभावित हो चुकी है। यह व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यय में कमी और अतः मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मिनरल प्रोडक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विस सेक्टर सहित लगभग सभी सेक्टर्स में कमी के रूप में रिफ्लेक्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়।
লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित जागरूकता कार्यशाला में अपने भाषण में ये बात कही। उपभोक्ता अधिकार किसी भी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मूल्य के बारे में अच्छी तरह से सूचित होने का अधिकार है। उपभोक्ताओं के हित में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना हम सभी की जिम्मेदारी है। खाद्य मंत्री ने एमबीबी विश्वविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में कहा कि उपभोक्ता जागरूकता का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें शिकायतों के निवारण के तरीके सिखाना है। To promote Tripura tourism across the globe, সৌরভ গাঙ্গুলির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ছবি মোড়াম নির্মহল নিয়ে যখন যাবে, তখন ওর যে ফ্যান ফলোয়ার্সরা আছে সারা বিশ্বে, তারা ভাববে না গাঙ্গুলি আমার বস বলছে, আমাকে একটু যেতে হবে। এটার মাধ্যমে আমি আমার টুরিস্ট ফুটফল ত্রিপুরাতে বাড়াবো। पुरातन राजभवन में 5 स्टार होटल के निर्माण से राज्य की स्थिति बेहतर होगी। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। राज्य सरकार महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एवं कल्चरल सेंटर को ताज होटल ग्रुप को सौंपने पर विचार कर रही है। पूरे ढांचे को ध्यान में रखते हुए यहां 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि देश के अन्य राज्यों की तरह शाही काल की यादों को नष्ट करने की बजाय अगर होटल का निर्माण नए तरीके से किया जाए तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की पहल में बाधा डालने के बजाय समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश विदेश से लोग राज्य में आएंगे, जो राज्य के लिए बेहतर साबित होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि त्रिपुरा जैसे भूमि से घिरे राज्यों में आतिथ्य उद्योग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का विकास बहुत जरूरी है। ये आतिथ्य उद्योग संभावित पर्यटन उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और शाही स्मृति चिन्ह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक अतिरिक्त आयाम लाती है। देश के विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक शाही यादों के आधार पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का विकास हुआ है। त्रिपुरा के पुष्पवंत पैलेस पर आधारित ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के विकास का विरोध शुद्ध राजनीति के अलावा कुछ और नहीं है, ऐसा जानकारों का मानना है। टिपरामाथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन पर पुष्पवंत पैलेस का राजनीय स्मृति का स्तर लगाकर सस्ती राजनीति करने और इस पर आधारित प्रस्तावित हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पहली कदम को बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रद्युत किशोर देबबर्मन कहते हैं कि त्रिपुरा के महाराज द्वारा निर्मित इतिहास के शेष अवशेषों को लाभ के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रद्युत किशोर देबबर्मन पुष्पवंत पैलेस को आतिथ्य उद्योग में बदलने की राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की प्रस्तावित योजना का सीधे तौर पर विरोध कर मामला गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना विश्लेषक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन की आड़ में प्रद्युत किशोर देबबर्मन क्या हासिल करना चाहते हैं। चंद्रमहल, मालिंचो निवास, माणिक्य कोट, गुलाब बागान आदि कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट सभी राजनीय स्मृति के जटिल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके बनाए गए हैं और प्रदेश की आम जनता भली भांति जानती है कि इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों से होने वाली कमाई किसके खाते में जा रही है। स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि राज्य के आम लोगों के लाभ के लिए पुष्पवंत पैलेस की स्ट्रक्चर के आधार पर एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बनाने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की विशेष पहल का सीधे तौर पर विरोध करके प्रद्युत किशोर देबबर्मन
क्या हासिल करना चाहते हैं। इस मामले में प्रद्युत किशोर देबबर्मन राजनीय स्मृति का उपयोग करके अपनी निजी व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन यह पब्लिक सेंटिमेंट या पब्लिक ओपिनियन का उदाहरण क्यों ले रहे हैं। पुष्पन पैलेस, जिसे पुरानी राजभवन के नाम से भी जाना जाता है, राजमाता कंचन प्रभा देवी ने 1949 को भारत सरकार को सौंप दिया था। बदले में उन्हें हर महीने रॉयल्टी मिल रही थी। इस रॉयल्टी में से एक हिस्सा प्रद्युत किशोर देबबर्मन को भी मिल रहा है, लेकिन पुष्पन पैलेस के इस बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। इस पर कोई सहमति नहीं है। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री ने पुष्पन पैलेस के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर फेमस ताज ग्रुप की मदद से राज्य में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को विकसित करने का फैसला किया है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री त्रिपुरा जैसा लैंडलॉक राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें रोजगार प्रमुख कंट्रीब्यूटर्स में से एक होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ बेरोजगारी दर को कम करने, राज्य के टूरिज्म, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ आदि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आतिथ्य उद्योग, फॉरेन एक्सचेंज और रेवेन्यू उत्पन्न करने के साथ साथ छोटे व्यवसाय, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का विकास भी करेगा। आतिथ्य उद्योग भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कोलकाता आदि में ऐतिहासिक स्मारकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। ऐसा करने से एक तरफ जहां राज्य की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, वही दूसरी ओर राज्य की स्थापना भी होती है। स्वाभाविक कारणों से राज्य की आम जनता जनहित से ऊपरी राज्यों के हितों से जुड़े हुए मामलों की राजनीति के पीछे अपनी गणना इकट्ठा करने की ऐसी योजना को स्वीकार नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शुक्रवार की देर रात खोवाई नदी के किनारे बनी सीढ़ियों से गिरकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। 48 वर्षीय मृतक नेपाल देवनाथ चाकमा घाट इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दुखद मौत से चाकमा घाट और आसपास के इलाके शोक संतप्त है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नेपाल देवनाथ को तेलियामुड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार दोपहर को पुलिस की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस बीच परिवार ने मीडिया को मृतक नेपाल देवनाथ की मौत की जानकारी दी है। নদীর নিচে এই যে সিঁড়ি আছে না, সিঁড়ির এখানে পড়ে আছে। ভাই কি করে এমনিতে? আমার ভাই এমনি থেকে ওই বাসের গাড়িতে কাজকর্ম করে। নাম কি আপনার ভাইয়ের? নেপাল দেবনাথ। বয়স? বয়স এরকম ওই 48। गुवाहाटी में आयोजित प्रथम ईस्टर्न पैरा स्पोर्ट्स मीट में त्रिपुरा ने एथलेटिक्स और स्विमिंग में विलक्षण सफलता हासिल की है। पैरा स्विमिंग कंपटीशन में त्रिपुरा ने 5 स्वर्ण सहित 16 मेडल्स जीते। वहीं पैरा एथलेटिक्स में त्रिपुरा ने 4 स्वर्ण सहित 7 मेडल्स जीते हैं। प्रथम ईस्टर्न पैरा स्पोर्ट्स मीट 27 नवंबर से असम की राजधानी गुवाहाटी में शुरू हुए। इसका आयोजन असम पैरा ओलंपिक एसोसिएशन और असम सरकार के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों ने हिस्सा लिया है। हालांकि प्रतियोगिता में 5 इवेंट्स थे। त्रिपुरा ने केवल 2 इवेंट्स स्विमिंग और एथलेटिक्स में भाग लिया और यही त्रिपुरा के हाथ लगी सबसे बड़ी सफलता रही। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।